साहित्य निधि में सुनिए शरत चंद्र चट्टोपाध्याय का लिखा हुआ उपन्यास वैरागी। पहले आप इस उपन्यास का सारांश अथवा स्टोरी लाइन सुनिए। वृंदावन और कुसुम पति पत्नी थे। बचपन में ही उनकी शादी हो गई थी, किंतु समाज के भय से उनके माँ बाप ने बचपन में ही उन्हें अलग भी कर दिया था। जब बड़े हुए तो दोनों ने ही एक दूसरे के लिए प्यार का अनुभव किया, किंतु उनके स्वाभिमान ने उन्हें अलग रखा। एक दूसरे के बारे में उन्हें काफ़ी गलतफहमी रही। चरण वृंदावन का लड़का था। कुसुम और वृंदावन दोनों ही उसे बहुत चाहते थे, परंतु हैजे के कारण उसकी मृत्यु हो गई और उसका सदमा माँ बाप पर बड़ा गहरा पड़ा। उनका प्यार एक से अनेक में बदल गया। समस्त मानवता के लिए प्रेम उमड़ पड़ा। अपनी सारी जायदाद दूसरों की भलाई के लिए देकर वृंदावन एक भीख मांगने वाली झोली लेकर निकल पड़े। कुसुम ने उनका साथ दिया। इन्हीं वृंदावन के नाम पर पुस्तक का नाम शरत बाबू ने पंडित मोशाय रखा है, लेकिन इसके हिंदी अनुवाद का नाम अनुवादक ने वैरागी रखा है। समाज के पंडों और अपने को शास्त्रज्ञ कहने वाले पंडितों की लेखक ने छीछालेदर कर डाली है। वृंदावन के माध्यम से उन्होंने उपेक्षित गांवों की ओर ध्यान देने की भी अपील की है। प्रस्तुत है शरत चंद्र चट्टोपाध्याय जी का उपन्यास वैरागी धारावाहिक रूप से। आज सुनिए प्रथम भाग। कुंज वैष्णव की छोटी बहन कुसुम के बचपन का इतिहास बड़ा भद्दा है कि उसकी याद आते ही वो दुख और लज्जा के कारण जमीन में गड़ सी जाती है। 2 ही साल की उम्र में उसके पिता मर गए थे और माता ने भीख मांग मांग कर भाई बहन को पाला पोसा था। और जब वो 5 साल की हुई तो लड़की को सुंदर देखकर बाड़ल ग्राम के निवासी धनी गृहस्थ गौरदास ने अपने बेटे वृंदावन के साथ उसका विवाह कर दिया। किंतु विवाह के कुछ दिनों बाद कुसुम की विधवा माता की बहुत बदनामी फैली, इसलिए कुसुम का परित्याग कर गौरदास ने अपने बेटे की दूसरी शादी कर दी। कुसुम की माँ दुखिया और गरीब थी, परंतु थी अभिमानिनी। गुस्से में आकर वो भी अपनी बेटी को दूसरी जगह ले गई और उसी महीने में एक असली वैरागी के साथ उसकी कंठी बदल क्रिया संपन्न कर दी। किंतु 6 महीने के भीतर ही वे असली वैरागी धाम स्वर्ग सिधार गए। परंतु कुसुम की माँ के अलावा और कोई नहीं जानता था कि वो कौन थे, कहाँ के थे। कुंज भी नहीं जानता था। उसकी माँ किसी को अपने साथ नहीं ले गई थी और सचमुच ही इस वैरागी के साथ कुसुम की कंठी बदली गई थी, या ये केवल एक अफवाह ही थी, यह भी निश्चयपूर्वक नहीं कहा जा सकता। ये सब कुसुम के 7 साल की उम्र में ही हो गया। तभी से वो विधवा है। थोड़े में यही उसके बचपन का इतिहास है। अब वो 16 साल की युवती है। सौंदर्य उसके अंग अंग से फूटा पड़ता है। गुणवती भी है और कामकाज करने में पटु है। लिखना पढ़ना भी जानती है। किसी बहुत बड़े आदमी के घर के लिए भी वो शायद अनुपयुक्त नहीं लगती। इधर वृंदावन के पिता मर गए और स्त्री भी मर गई। उनकी उम्र भी 25 साल 26 साल से अधिक नहीं थी। अब वे कुसुम को फिर से अपनाना चाहते थे। 50 रुपये नगद, 5 जोड़े धोती और दुपट्टे और 5 भर सोने और 100 भर चांदी के गहने कुसुम को देने के लिए वे तैयार हैं। गरीब कुंजनाथ लालच में पड़ गया है। वो चाहता है कि कुसुम राजी हो जाए, पर वो कुछ सुनती ही नहीं। इन दोनों के माँ बाप नहीं हैं। दोनों भाई बहन एक झोपड़ी में रहते हैं जो ब्राह्मणों के मोहल्ले में है। बचपन से कुसुम ब्राह्मणों की बेटियों के साथ खेलती कूदती आ रही है। उन्हीं के साथ वो पंडित की पाठशाला में पढ़ी है और सयानी हुई है। अब भी ब्राह्मणी उसकी सखियाँ सहेलियाँ हैं। इसी से पुरानी बातों को याद कर उसका शरीर लज्जा और घृणा से कांप जाता है। मलेरिया और हैजे से पीड़ित बंगाल की स्त्रियों को विधवा होते देर नहीं लगती। उसके बचपन की सखियों में ये कई उसी की तरह हाथों की चूड़ियाँ फोड़कर और मांग का सिंदूर मिटाकर फिर अपने जन्म स्थान लौट आई हैं। उनमें से कोई उसकी मकर गंगा जल है और कोई महाप्रसाद। ये सहेलियों के मनगढ़ंत नाम होते हैं। तौबा तौबा, भला मैं अपने भाई की बात मानकर इस जन्म में फिर अपना काला मुंह इस गांव में किसी को दिखला सकूंगी? कुंज ने कहा, बहन ये बात मान लो, तुम सच पूछो तो तुम्हारे असली पति वृंदावन ही हैं। कुसुम ने चिढ़कर जवाब दिया, भाई
मैं असल नकल नहीं जानती, केवल इतना ही जानती हूँ कि मैं विधवा हूँ। तुमने क्या मुझे कुत्ता बिल्ली समझ रखा है कि इच्छा हो वही कर गुजरूं? उधर ब्याह हुआ, इधर कंठी बदली, और अब फिर ब्याह हो और फिर कंठी बदले। जाओ, अब मेरे सामने ऐसी बातें मत करना। बाड़ल वालों से मेरा कोई वास्ता नहीं। मेरे पति मर चुके हैं और मैं विधवा हूँ। कुंज बेचारा इसके आगे कुछ भी न कह सका। अपनी इस पढ़ी लिखी तेजस्विनी बहन के सामने वो सिटपिटा जाता है। फिर भी वो सोचता है, परंतु एक तरफा। वो बहुत गरीब है। 2 झोपड़ियों और इनसे सटे हुए आम और कटहल के छोटे से बगीचे के अलावा उसके पास और कुछ भी नहीं है। इसलिए धोती, दुपट्टे और इतना नकद रुपया उसके लिए मामूली चीज़ नहीं। अगर ये लालच छोड़ दिया जाए तो भी वो अपनी स्नेह भाजन बहन को किसी जगह बिठाकर उसे सुखी देखकर खुद भी सुखी होना चाहता है। उनके समाज में कंठी बदलने का रिवाज है, इसलिए उसकी माँ ये संस्कार कर गई। पर वो समझ नहीं पाता कि जब उसकी माँ मर गई है और कुसुम का पति वृंदावन जब उसे घर ले जाने के लिए इतनी कोशिश कर रहा है, तो ऐसे मौके को वो क्यों हाथ से जाने देना चाहती है? क्यों उसकी ओर वो ध्यान नहीं देती? समाज के फौजदारों और छड़ीदारों की राय लेकर थोड़ा सा मालसा मतलब चूड़ा दही तो भोग लगा देना है। विवाह का सारा खर्च तो वृंदावन ही देगा और इसके बाद वो सब दुख तकलीफ़ों से छूटकर खुशी से रानी बनकर रहेगी। कैसी मूर्ख है कुसुम। ओह ओह, अगर वो खुद ही कुसुम होता। बस कुंज हमेशा ही इस तरह की बातें सोचा करता था। कुंज फेरी का काम करता था। सूत के नाड़े, माला, कंघी, सिंदूर, तेल, बच्चों के खेलने की गुड़िया इत्यादि कई प्रकार की चीज़ें एक बड़े से टोने में सजाकर सिर पर रखकर वो रोज़ 4-5 गांवों की फेरी लगाया करता था। सौदा बेचकर जो कुछ कमाता शाम को अपनी बहन के हाथ पर रख देता। कुसुम कैसे मूलधन बनाए रखकर उन्हीं पैसों से गृहस्थी का काम चला लेती है, इस बात को ना तो वो समझ सकता था और ना ही समझने की कोशिश करता था। घूमते फिरते आज सवेरे वो बाड़ल गाँव जा पहुँचा। रास्ते में उसकी भेंट वृंदावन से हुई। वो कहीं बाहर जा रहे थे। कुंज को देखकर लौट पड़े। अपने इस रिश्तेदार को बड़े आदर से वे घर ले आए। हाथ पैर धोने के लिए उसे पानी दिया और तंबाकू चढ़ाकर उसकी खातिर की। उसकी माँ ने तरह तरह का भोजन बनाकर कुंज को भरपेट भोजन कराया और किसी तरह भी उस कड़ी धूप में उसे वहाँ जाने नहीं दिया। शाम को कुंज घर लौटा। हाथ पैर धोकर कुछ चना चबेना खाने बैठा। उसने सारी बातें अपनी बहन से कह सुनाई और आखिर में ये भी कहा कि वो एक अच्छा गृहस्थ है। बाग बगीचा, ताल, खेती बाड़ी, किसी तरह की कमी नहीं है। लक्ष्मी तो उनके घर में जैसे फटी पड़ती है। सारी बातें कुसुम ने चुपचाप सुन ली, कुछ जवाब नहीं दिया। कुंज ने इसे एक अच्छा लक्षण समझा और बड़े विस्तार के साथ बतलाया कि वृंदावन की माँ ने कैसी अच्छी अच्छी चीज़ें बनाई और कितना उसका आदर सत्कार किया, और खिला पिला लेने पर भी क्या वो मुझे छोड़ती थी। कहने लगी, इतनी धूप में जाओगे तो सिर में दर्द होने लगेगा और बीमार पड़ जाओगे। अपने भाई के मुंह की ओर देखकर कुसुम ने मुस्कुराते हुए कहा, तो दिन भर आज तुम इसी काम में लगे रहे, बस पेट भर भोजन किया और सोए? कुंज ने भी हंसते हुए उत्तर दिया, तो तुम ही बताओ ना बहन, और क्या करता। किसी तरह भी जब वो छोड़ती ही नहीं थी तो ज़बरदस्ती में कैसे चला जाता। कुसुम ने कहा, अच्छा, पर अब तुम उस गांव में कभी मत जाया करो। कुंज इस बात को ठीक नहीं समझ सका। उसने पूछा, क्यों ना जाया करूं? जब भी वे रास्ते में मिलेंगे तो मैं पकड़ ले जाएंगे। वे ठहरे बड़े आदमी, उनको तो कुछ नुकसान होगा नहीं, पर इस तरह हमारा काम कब तक चलेगा? बहन की ये बात सुनकर कुंज को बहुत दुख हुआ। कुसुम ये समझ गई और हंसकर बोली, ना भैया, मैं ये नहीं कहती। एक आध दिन में भला कौन सा बड़ा नुकसान हो जाता है, परंतु वे ठहरे बड़े आदमी और हम हैं गरीब। उनसे ज़्यादा मेल जोल बढ़ाने की हमें ज़रूरत ही क्या है। कुंज ने कहा, बहन, मैं खुद तो उनके घर जाता नहीं। बहुत अच्छा, अगर तुम स्वयं नहीं जाते और वे बुलाकर ही ले जाते हैं तो भी हमें जाने की क्या ज़रूरत है। अगर ऐसी बात है तो इन ब्राह्मण की लड़कियों से तुम क्यों इतना मेल जोल रखती हो? ये सब भी तो बड़े आदमियों की लड़कियां हैं, फिर क्यों जाती हो? कुंज बोला। अपने भाई की मन की बात समझकर कुसुम हंसने लगी। उसने कहा,
उनके साथ तो मैं बचपन से खेलती आ रही हूँ। इसके अलावा वे ना तो हमारी जाति की हैं और ना समाज की। उनके यहाँ जाने से हमारी लज्जा की कोई बात नहीं है, किंतु उनकी बात कुछ और है। थोड़ी देर चुप रहकर कुंज ने कहा, ना, उनके यहाँ जाने में भी लज्जा की कोई बात नहीं है। अवश्य ही उन पर लक्ष्मी की कृपा है और उनके पास 4 पैसे भी हैं, परंतु छूकर भी अहंकार या घमंड उनमें नहीं है, जैसे सभी मिट्टी के पुतले हों। मेरे दोनों हाथ पकड़कर वृंदावन की माँ ने जिस तरह उसकी बात काटकर और चिढ़कर कुसुम ने कहा, फिर वही बातें। हमारी माँ पर उन लोगों ने इतना कलंक लगाया था, शायद तुम भूल गए। कुंज ने प्रतिवाद करते हुए कहा, एक बात भी उन लोगों ने किसी से नहीं कही है। डाह के कारण कुछ बदमाशों ने झूठ मूठ ही बदनाम किया था, तभी उन लोगों ने मुझे घर से निकालकर दूसरा ब्याह कर लिया था। क्यों? कुसुम बोली। कुंज ने कुछ अप्रतिभ होकर कहा, सो तो ठीक है, पर बेचारे वृंदावन का इसमें जरा भी हाथ नहीं था। यदि था तो उसके बाप का। थोड़ी देर चुप रहने के बाद कुसुम ने शांत भाव से कहा, अच्छा दादा, चाहे किसी का भी दोष हो, परंतु जो बात होने की नहीं है उसे बार बार दोहराने से क्या फ़ायदा। जाने भी दो, मैं तुमसे बहस नहीं करती। बहन की इस बात का जवाब पहले तो कुंज नहीं दे पाया, पर कुछ देर ठहर कर रुष्ट होकर बोला, तुम बहस तो नहीं करती, परंतु मुझे तो सब ओर से देखना है। जरा सोचो तो कि आज अगर मैं मर जाऊं तो कल तुम्हारी क्या हालत होगी। कुसुम उदास हो गई। उसने कोई जवाब नहीं दिया। फिर गंभीर होकर कुंज कहने लगा, अपने परिचित सभी बड़े बूढ़ों से मैं पूछ चुका हूँ। नलडांगे वाले बुढ़े बाबा तक से तुम्हारी खास राय ले आया हूँ। तुम जानती हो, उन सबों ने बड़ी खुशी से अपनी राय दी है। कुसुम के मुंह का भाव सहसा कड़ा हो गया, परंतु थोड़े में वो यही कहकर चुप हो गई, हाँ, जानती क्यों नहीं हूँ। मेरे बारे में, मेरी माँ के बारे में और मेरी कंठी बदलने के बारे में समाज में आलोचना हो रही है और अच्छे अच्छे लोगों की राय ली जा रही है। इस संवाद से कुसुम अत्यंत क्रुद्ध हो गई थी, किंतु अपना वो भाव दबाकर उसने पूछा, क्यों दादा, इस रात तुम क्या खाओगे? कुंज ने बहन के मन के भाव समझकर मुंह भारी बनाकर कहा, कुछ नहीं, मुझे भूख नहीं है। कुसुम और क्रुद्ध हो गई। वो अपनी कोठरी में चली गई। वहीं बैठे बैठे कुंज ने एक चिलम तंबाकू चढ़ाकर पिया और हुक्का दीवार के सहारे खड़ा करके पुकारा, कुसुम। कुसुम अपनी कोठरी में बैठी सिलाई कर रही थी। वहीं बैठे बैठे उसने पूछा, क्या है? मैंने कहा, इतनी रात हो गई, कुछ खाने को नहीं बनाओगी? कुसुम ने वहीं से जवाब दिया, नहीं, आज कुछ नहीं बनेगा। यही तो पूछता हूँ कि क्यों? कुसुम ने बिगड़ कर कहा, मुझसे 100 बार नहीं कहा जाता। ये बात सुनकर कुंज दंदनाता हुआ उसकी कोठरी में जा पहुंचा और चिल्ला कर बोला, देख कुसुम, तू मुझे जला मत। अगर इस तरह परेशान किया करेगी तो फिर जिधर मुंह उठेगा एक दिन उधर ही चल दूंगा, ये कह देता हूँ। जाओ, अभी चले जाओ। इस तरह डोम चमारों की तरह मैं घर में चीखने चिल्लाने नहीं दूंगी। अगर तबीयत हो तो बाहर गली में जाकर जी भर चिल्ला लो। कुंज ने अत्यंत क्रुद्ध होकर कहा, कमबख्त, छोटी बहन होकर तू बड़े भाई को घर से निकाल रही है? हाँ, निकाल रही हूँ। तुम बड़े हो तो क्या जो चाहो सो करोगे? बहन का चेहरा देखकर कुंज मन ही मन को चिढ़ गया। उसने कुछ नरम होकर कहा, बता तो सही, मैंने क्या किया है? बिना मुझसे पूछे तुम क्यों यहाँ से चले गए और उसके घर खा आए? क्यों, इसमें क्या नुकसान हो गया? कुसुम ने तेजी से कहा, इसमें क्या नुकसान हो गया? बहुत बड़ा नुकसान हो गया। आज मना किए देती हूँ, वहाँ फिर कभी मत जाना। कुंज बड़ा भाई था। झगड़े से अपनी हार मानने में उसे शर्म महसूस हुई। उसने कहा, तू क्या मुझसे बड़ी है जो मुझ पर हुक्म चलाती है? मैं जहाँ चाहूँ जाऊँगा। कुसुम ने भी उसी तरह जोर देकर कहा, नहीं, कभी नहीं जाने दूंगी। अगर मैंने सुन लिया तो फिर अच्छा नहीं होगा दादा, मैं कह देती हूँ। कुंज इस बार सचमुच ही डर गया। तो भी फिर से साहस दिखलाते हुए उसने कहा, जाऊंगा तो मेरा क्या बिगाड़ लेगी? सिलाई का काम फेंक कर कुसुम जल्दी से उठ खड़ी हुई और चिल्ला कर बोली, देखो, कह देती हूँ, मुझे गुस्सा मत चढ़ाओ। चले जाओ मेरे सामने से, कह रही हूँ, हट जाओ। सिर पिटा कर कुंज कोठरी से बाहर निकल आया और दरवाजे की आड़ में खड़ा होकर धीरे से बोला, तेरे डर के मारे हट जाऊंगा। यदि मैं वहां जाऊंगा
तू तू मेरा क्या बिगाड़ लेगी? कुसुम ने कोई जवाब नहीं दिया। चिराग की बत्ती तेज कर वो फिर सीने लगी। आड़ में खड़े कुंज की हिम्मत फिर बढ़ गई। उसने अपनी आवाज़ कुछ और तेज करके कहा, कहते हैं कुत्ते की दुम टेढ़ी ही रहती है। खुद डायन से चिल्लाएगी तो कोई हर्ज नहीं, और मैं तनिक जोर से बोल दूं तो। ये कहकर कुंज रुक गया, परंतु जब इसका भी अंदर से कुछ प्रतिवाद नहीं हुआ तो मन ही मन बहुत संतुष्ट हुआ। जाकर वो अपना हुक्का उठा लाया और अपने गले की आवाज़ कुछ तेज करके कहा, जब मैं बड़ा हूँ, घर का मालिक हूँ, तो सब काम मेरी मर्जी से होगा। ये कहकर कुंज ने वो जली हुई चिलम उलट दी और फिर से तंबाकू चढ़ाते हुए जोर से बोला, किसी की बात सुनने की मुझे कोई ज़रूरत नहीं। मैं बार बार नहीं नहीं सुन सकता। जब मैं घर का मालिक हूँ, जब घर बार सब मेरा है, तो मैं कहूँगा वही। सहसा उसने पीछे पैरों की आहट सुनी और जब घूम कर देखा तो चुप रह गया। चुपचाप आकर कुसुम तेज निगाह से उसकी ओर देखती रही। उसने कहा, बैठे बैठे तुम कलह करोगे या जाओगे यहाँ से? छोटी बहन की इस तेज निगाह के सामने बड़े भाई के मालिक बनने का सारा हौसला जाता रहा। उसके मुंह से जल्दी से कोई बात ही नहीं निकली। कुसुम ने फिर उसी तरह कहा, दादा बताओ, यहाँ से जाओगे या नहीं? अब ना तो वो कुंजनात रह गया था और ना ही उसकी वो आवाज़। भर्राई आवाज़ में उसने कहा, हुक्का चढ़ाकर अभी जा रहा हूँ। हाथ बढ़ाकर कुसुम ने कहा, लाओ मुझे दो। ये कहकर उसके हाथ से चिलम लेकर वो चली गई। फिर थोड़ी देर में लौट कर आई और हुक्के पर चिलम रखकर उसे देती हुई बोली, सुनारों की दुकान पर जाओगे ना? सिर हिलाकर कुंज ने कहा, हाँ। कुसुम ने सहज भाव से कहा, अच्छा जाओ, पर देखो ज़्यादा रात मत कर देना। रसोई बनाते मुझे देर नहीं लगेगी। हाथ में हुक्का लिए कुंजनाथ धीरे धीरे बाहर चला गया। वृंदावन के घर का जो परिचय उस दिन कुंज ने अपनी बहन को दिया था, उसमें किसी तरह की अत्युक्ति नहीं थी। उसके घर में सचमुच ही लक्ष्मी फटी पड़ती थी और उसके लिए उसके घर में किसी तरह का अहंकार या अभिमान नहीं था। उस गांव में कोई पाठशाला नहीं थी। अपनी ही कोशिश से वृंदावन ने बचपन में कुछ लिखना पढ़ना सीख लिया था और तब से ही अपने गांव में एक पाठशाला खोलने का निश्चय किया था। किंतु उसके पिता गौरदास बड़े चालाक आदमी थे। वृंदावन उनका इकलौता बेटा था, फिर भी ऐसे बेकार काम में उन्होंने अपने बेटे को प्रश्रय नहीं दिया। किंतु उनकी मौत के बाद वृंदावन ने उस तरह की एक पाठशाला अपने चंडी मंडप में खोल दी जिसमें बालकों को निःशुल्क पढ़ाया जाता था, और इस तरह उसने अपने निश्चय को कार्य रूप में बदल दिया। उनके मोहल्ले में एक पुराने शिक्षक थे जिन्हें पेंशन मिलती थी। अंग्रेजी सिखाने के लिए वृंदावन ने उन्हें रख लिया। रात को धीरे से आकर वे पढ़ा जाया करते, इसलिए ये बात गुप्त ही रही। गांव में कोई ये बात नहीं जानता था कि वैष्णव वृंदावन अंग्रेजी भी पढ़े हैं। 5 साल पहले जब उनकी स्त्री मर गई थी तो वे इस पढ़ने लिखने में ही लगे रहे थे। रात को पढ़ा करते, सवेरे घर की जमींदारी आदि का काम देखते और अपनी स्थापित पाठशाला में दोपहर को किसान बालकों को पढ़ाया करते। उनकी विधवा माता जब फिर से विवाह करने के लिए आग्रह करती तो वे अपने शिशु पुत्र को दिखलाकर कहते कि जिसके लिए विवाह किया था वो तो मेरे पास ही है, तो फिर विवाह करने की ज़रूरत ही क्या है। माँ बहुत रोती गिड़गिड़ाती, पर वे कुछ नहीं सुनते। इस तरह 2 साल बीत गए। उसके बाद वृंदावन ने अचानक एक दिन कुसुम को कुंज वैष्णव के मकान के सामने देखा। नदी से नहाकर और पानी की एक कलसी कमर पर रखे हुए कुसुम घर आ रही थी। उस समय उसने यौवन में कदम रखा था। मंत्र मुग्ध की तरह वृंदावन उसे देखते रह गए। जब वो अंदर चली गई तो धीरे धीरे आगे बढ़ गए। इस गांव के सभी घरों को वे बखूबी जानते थे, इसलिए उन्हें ये जानते देर नहीं लगी कि ये किशोरी कौन है। एक संतान हो जाने पर माँ बेटे में जो रिश्ता होता है, वही रिश्ता वृंदावन में और उनकी माँ में था। घर पहुंचकर अपनी माँ से निसंकोच कुसुम की बात कह दी। माँ ने कहा, अरे बेटा, क्या ऐसा भी हो सकता है? उन लोगों में तो दोष है। वृंदावन ने जवाब दिया, हुआ करे माँ, परंतु आखिर है तो तुम्हारी बहू ही। जब मेरा विवाह वहाँ किया था तभी क्यों नहीं सोचा? माँ ने कहा, वो सब तुम्हारे बाबूजी जानते थे, जो अच्छा समझा वे कर गए। वृंदावन ने अभिमानपूर्वक कहा, तो यही सही माँ, मैं जैसा हूँ वैसा ही रहूँगा। तुम मुझे अविवाह के लिए परेशान मत करना। ये कहकर वृंदावन बाहर निकल गए। ये सब 3 साल पहले की बात है।
वृंदावन की माता ने इस बीच कुसुम को अपने घर लाने की काफ़ी कोशिश की, किंतु उसका कुछ लाभ नहीं हुआ। किसी तरह भी कुसुम को राजी नहीं किया जा सका। कुसुम के विरोध की दो खास वजहें थीं। एक तो ये कि असमर्थ और मंद बुद्धि भाई को अकेला छोड़कर वो कहीं भी सुख से नहीं रह सकती थी, और दूसरी वजह हम पहले ही बता चुके हैं। अगर किसी तरह का सामाजिक संस्कार किए बिना आसानी से वो अपने ससुर के घर जाकर सुख से रह सकती तो शायद वो अपने भाई के अनुरोध और आग्रह को इस तरह जी जान से नहीं टालती, परंतु वो सोचती कि फिर से वही काम करने होंगे, वैष्णवों की तरह तरह के दल आकर खड़े होंगे, मेरे माँ के मिथ्या कलंक की चर्चाएं छिड़ेंगी, मेरे बचपन की बीती हुई सारी घटनाओं की बातें होंगी, और भी ना जाने कितनी बातें हों। शोरगुल मचेगा और कौतूहलवश पास पड़ोस के लोग देखने आ जाएंगे। मेरी सखी सहेलियाँ उत्सुकता से इधर उधर ताक झांक लगाएंगी और अपने घर जाकर हंसी उड़ाएंगी कि कुसुम का विवाह डोम चमारों की तरह हो गया। तौबा तौबा, इन सब बातों को सोचकर ही हमारे लाज के गड़ जाती है। भले आदमियों की जिन लड़कियों के साथ बैठकर उसने पढ़ना लिखना सीखा है, जिनके साथ वो इतनी सयानी हुई है, दरिद्र होने पर भी अपने मन में ये विचार उसने कभी नहीं आने दिया कि आचार विचार में मैं उन लोगों से किसी तरह भी छोटी हूँ। कल शाम अपने भाई के साथ कुसुम की कहासुनी हो गई थी। गुस्से में आकर काठ की संदूक की चाबी उसने अपने भाई के पैरों के पास फेंक दी थी और कहा था कि जो भी हो जाए, परंतु इस संसार में अब मैं नहीं रहूँगी। आज सवेरे जब वो नदी से नहाकर लौटी तो देखा कि भाई घर में नहीं है, कहीं चला गया है। फेरी वाला उसका दौरा भी घर में नहीं है। मन ही मन हंसते हुए कुसुम ने कहा, कल रात को डांट सुनकर दादा आज सवेरे ही भाग निकले। निस्संदेह कल की अपनी भूल सुधारने के लिए आज वो चल दिया है। परंतु कुसुम का अनुमान गलत निकला। जो उसने सोचा था ये बात नहीं हुई। वो थोड़ी देर बाद फिर प्रकट हो गई। सवेरे उठकर हमेशा कुसुम को घर का काम करना पड़ता था। सारा घर आंगन गोबर से लीपना पड़ता था और आंगन को साफ करना पड़ता था। तब नदी से नहाकर जल भर कर लाना पड़ता था और अपने भाई के लिए रसोई बनानी होती। खाना खाकर कुंज जब फेरी पर निकल जाता तब पूजा पाठ करने बैठती। कुंज जिस दिन बिना भोजन किए हुए सवेरे ही निकल जाता, उस दिन दोपहर को घर लौट आता था। कुसुम ने अपने भाई के आने में देर समझी, इसलिए फूल तोड़ने लगी। आंगन में एक और फूलों के कुछ पौधों में कुछ चमेली और जूही के भी थे। अपनी रोज़ाना की पूजा के लिए वो उसी में से फूल तोड़ लिया करती थी। फूल तोड़कर तथा सब तैयारी करके ही वो पूजा पर बैठी कि उसके दरवाजे पर कई सारी बैलगाड़ियां आकर खड़ी हुईं और उसके बाद एक प्रौढ़ा स्त्री धक्के से दरवाज़ा खोलकर अंदर आ गई। कुछ देर तक दोनों ही एक दूसरी को देखती रह गईं। कुसुम ने उसे पहचाना नहीं, परंतु नाक पर तिलक और गले में माला देखकर वो समझ गई कि चाहे वो जो भी हो, पर है उसी की जाति की। पास पहुंचकर प्रौढ़ा ने हंसते हुए कहा, तुम मुझे नहीं पहचानती होगी बेटी, परंतु तुम्हारे दादा पहचानते हैं। कहाँ है कुंजनाथ? वे तो आज सवेरे ही कहीं चले गए हैं, मालूम होता है देर से आवेंगे। आगंतुक स्त्री ने आश्चर्य से कहा, हैं, देर से आवेंगे? अभी कल ही तो वो अपने बहनोई और 4-5 अन्य लड़कों को जो रिश्ते में हमारे भांजे होते हैं खाने का न्योता दे आए हैं। इसलिए मैंने भी आज सवेरे ही वृंदावन से कह दिया कि बेटा कह दो गाड़ीवान से कि गाड़ी जोत कर ले आए, मैं भी चलकर बहू को जरा देख आऊँ और आशीर्वाद दे आऊँ। सुनकर कुसुम स्तंभित रह गई, परंतु तुरंत ही उसने अपने आप को संभाल लिया और माथे का आंचल कुछ और आगे खींचकर जल्दी से प्रणाम करके उठ खड़ी हुई। कुसुम ने समझ लिया कि ये सास हैं। आसन पर बैठकर हंसते हुए बोली। वृंदावन ने कल खा पी चुकने के बाद हंसते हुए कहा कि मैं ऐसा अभागा हूँ कि कुंज दादा हैं तो मेरे बड़े भाई की तरह, परंतु आज तक इन्होंने मुझसे ये भी ना कहा कि कल आकर हमारे यहाँ एक लुटिया पानी पी जाना। इधर कई दिनों से मेरी ननद के लड़के भी हमारे यहाँ ही हैं। उस पर कुंजनाथ ने हंसते हुए उन सबको भी न्योता दे दिया, इसीलिए वे सभी आए हैं। सिर झुकाए हुए कुसुम चुपचाप खड़ी रही। वृंदावन की माँ निम्न श्रेणी की मामूली औरत की तरह नहीं थी, वो बहुत समझदार थी। कुसुम का भाव देखकर सहसा उन्हें संदेह हुआ कि कुछ ना कुछ गड़बड़ी अवश्य हुई है। संदिग्ध भाव से उसने पूछा, क्यों बहू, कुंजनाथ क्या तुमसे कुछ भी नहीं कह गए हैं? घूंघट के अंदर से सिर हिलाकर कुसुम ने बताया, नहीं, परंतु
वृंदावन की माँ ने ये नहीं समझा, बल्कि उन्होंने सोचा कि वो कहकर गया है, इसलिए संतुष्ट होकर बोली, तब ठीक है। इसके बाद कुंजनाथ के उद्देश्य से स्नेहपूर्वक कहा, डर था कहीं मेरा पागल बेटा सब बातें ना भूल जाए। तब तो समझती हूँ कि वो कुछ सौदा आदि खरीदने गया है, थोड़ी देर में आ ही जाएगा। लो, ये सब आ ही गए। बाहर से एक बार वृंदावन ने पुकारा, कुंज भैया, और इसके बाद सहसा आंगन में आ खड़े हुए। उनके साथ भी 3 लड़के थे, यही उनके फुफेरे भाई थे। उनकी माँ ने कहा, कुंजनाथ अभी बाहर गए हैं और बहू अंदर जरा शतरंजी बिछा दो, ये लोग बैठ जाएं। कुसुम ने घबराकर अपने भाई की कोठरी में कंबल बिछा दिया और हाथ से चिलम लेकर तंबाकू चढ़ाने के लिए रसोई घर में चली गई। ये देखकर वृंदावन ने हंसते हुए कहा, रहने दो, हम लोग तंबाकू नहीं पीते। चिलम रखकर कुसुम रसोई घर में एक खंभे के सहारे चुपचाप खड़ी हो गई। उसका विवेक शून्य बेवकूफ़ भाई कैसी आफत में डालकर खिसक गया। क्रोध, अभिमान, लज्जा और अवश्यम भावी अपमान की आशंका से उसकी आंखों में आंसू भर आए। उसके भंडार की सभी चीज़ें कल ही खत्म हो गई थीं। आज सवेरे जाने से पहले वो सोचती गई थी कि लौट कर आऊँगी तो दादा को हाट भेजूँगी, परंतु लौट कर देखा तो भाई का कहीं पता ही नहीं था। कुंज जब कोई गलती कर बैठता है तो वो अपनी छोटी बहन से इतना डरता है कि उतना कोई नौकर अपने मालिक से भी नहीं डरता होगा। जिन बड़े आदमियों के घर केवल भोजन कर आने के अपराध में कुसुम इतनी अधिक गुस्सा हुई थी, ताव में आकर कुंज उन्हीं आदमियों को दल बल के साथ न्योता दे आया था। ये अपराध उस पहले अपराध से भी बड़ा था, इसलिए अपनी बहन से कुछ कह सकने का उसे साहस ही नहीं हुआ था। इसीलिए सवेरे उठकर वो भाग गया। किंतु अब चाहे जो कुछ भी हो, पर वो रात के पहले घर नहीं लौटेगा, ये तय जानकर कुसुम आशंका से विकल हो गई। और सबसे बढ़कर आफत ये हुई कि जिस संदूक में उसके इकट्ठे किए हुए थोड़े से रुपए थे, उसकी चाबी भी उसके पास नहीं थी और ऊपर हाथ में भी उसके पास 1 पैसा भी नहीं था। निरुपाय होकर कुसुम करीब 5 मिनट तक खड़ी रही। इसके बाद अचानक उसका सारा क्रोध वृंदावन पर बरस पड़ा। वास्तव में सारा दोष उन्हीं का है। उनके नासमझ भाई को रास्ते में से क्यों वे घर पकड़ ले गए और उससे परिहास किया। और कौन है वे जो दादा उन्हें घर बुलाकर भोजन करावें। इधर 3 साल से अनेक बहानों से, अनेक उपायों से वृंदावन इधर आते जाते रहते हैं और कितनी तरह से भाई बहन के मन की थाह लेने की कोशिश करते रहते हैं। कई बार सुबह शाम बेवजह भी मकान के सामने से गुजर गए हैं। हम कैसी बुरी हालत में हैं ये वो अच्छी तरह जानते हैं, इसलिए हमें नीचा दिखलाने के लिए जानबूझकर एक कौशल रचा गया है। काठ की मूर्ति सी कुसुम अपनी आंखों से आंसू पोंछती रही। वो बड़ी अभिमानिनी थी, परंतु इस समय वो अकेली क्या करे। वृंदावन की माँ तो उठकर भीतर जाकर लड़कों से बातचीत करने लगी, परंतु उसके लड़के की नज़र कोठरी के बाहर इधर उधर भटकती रही। सहसा उसकी नज़र रसोई घर में खड़ी कुसुम पर जा पड़ी। जब आंखें 4 हुईं तो वृंदावन ने समझा कि वो इशारे से उन्हें पास बुला रही है। क्षण भर के लिए उनका समस्त हथपिंड उछल कर रुक गया। उन्होंने सोचा कि यह संभव है, ये मेरी आंखों की भूल है। वृंदावन सोचने लगे कि संयोगवश सामना हो जाने पर घूंघट खींचकर जल्दी से परे हट जाती है। मेरे प्रति जिसकी निदारुण अरुचि की बात कितनी बार कुंजनाथ सुना चुका है, वो क्या कभी स्वयं मुझे अपने पास बुलावेगी? ये कभी नहीं हो सकता। वृंदावन ने अपनी निगाह दूसरी ओर फेर ली, परंतु वहाँ भी वो नहीं ठहर सकी। जिस जगह आँख मिली थी फिर उसी ओर चल दी। सचमुच कुसुम उन्हीं की ओर देख रही है। उसने उन्हें हाथ के इशारे से बुलाया। लड़खड़ाते हुए वृंदावन ने रसोई घर के सामने आकर कोमल स्वर में पूछा, मुझे बुलाया है? कुसुम ने भी उसी तरह कोमल स्वर में कहा, हाँ। वृंदावन ने कुछ और खिसक कर पूछा, क्यों? कुछ देर चुप रहने के बाद कुसुम ने गंभीर स्वर में कहा, मैं तुमसे ये पूछती हूँ कि हमारे जैसे दीन दुखियों को इस तरह सताने से तुम जैसे बड़े आदमियों की कौन सी बहादुरी हो जाती है? हैं? अचानक ये कैसा अभियोग? वृंदावन चुप खड़े रहे। कुसुम ने कुछ कड़ी आवाज़ में कहा, क्या तुम्हें नहीं मालूम कि हम किस तरह अपने जीवन काट रहे हैं? फिर दादा ने ऐसी हंसी क्यों की? इतने लोगों को लेकर क्यों खाने लाए? वृंदावन पहले तो समझ ही ना सके कि इस अभियोग का वो क्या जवाब दें।
परंतु स्वभावतः वे गंभीर प्रकृति के व्यक्ति थे, किसी भी वजह से अधिक विचलित नहीं होते। थोड़ी देर के बाद उन्होंने अपने आप को संभाल कर अत्यंत सहज और शांत भाव से कहा, कुंज दादा कहाँ हैं? पता नहीं, मुझसे बिना कुछ कहे सुने तड़के ही उठकर कहीं चले गए। कुछ देर तक चुप रहने के बाद वृंदावन ने कहा, खैर गए तो जाने दो, मैं तो हूँ, घर में खाने पीने को क्या कुछ भी नहीं है? ना, कुछ भी नहीं, सभी चीज़ें खत्म हो गई हैं और इस वक्त एक पैसा भी मेरे पास नहीं है। वृंदावन बोले, तुम्हारी तरह मुझे भी इस गांव में सभी जानते हैं, मुझे एक गमछा दे दो, सभी चीज़ें खरीद कर मैं मोदी से भिजवा देता हूँ, मैं अभी नहा कर आता हूँ। अगर माँ पूछे तो कह देना कि नहाने गए हैं। अब तुम यहाँ खड़ी मत रहो, जाओ। कुसुम ने भीतर कोठरी में से गमछा ला कर दे दिया। गमछा माथे पर लपेटते हुए वृंदावन ने हंसकर कहा, तुम कुंज दादा की बहन हो, इसलिए वे तुम्हें इस तरह छोड़कर भाग सके हैं। अगर तुम कोई और होती तो शायद इस तरह छोड़कर वे नहीं जा सकते। कुसुम ने खूब धीरे से जवाब दिया, सभी तो इस तरह नहीं छोड़ सकते, परंतु कुछ ऐसे हैं जो बड़े मज़े से छोड़ देते हैं। ये कहकर कुसुम ने ओट में से ही देखा कि इस बात ने वास्तव में उनके हृदय पर कैसी चोट पहुंचाई है। वहाँ से जाने के लिए वृंदावन ने कदम उठाया था कि फिर रुककर धीरे से बोले, तुम्हारा ये वहम शायद किसी दिन टूट जाए। बचपन में अपनी माँ के किसी दोष के लिए जैसे तुम जवाबदेह नहीं हो, उसी तरह अपने पिता के दोष के लिए मैं भी जवाबदेह नहीं हूँ। परंतु छोड़ो भी, इन सब झगड़ों के लिए अभी काफ़ी समय है, जाओ रसोई की तैयारी करो। कुसुम ने कहा, बताओ तो मैं रसोई की क्या तैयारी करूं? अगर तुम लोगों का पेट भरे तो कहो, मैं अपना सिर काटकर पकाने के लिए तैयार हूं। दो एक कदम बढ़ाकर वृंदावन फिर लौट आए और इस बात का कोई जवाब न दे अपनी आवाज़ को धीमी करके बोले, तुम जो चाहो मुझसे कह सकती हो, मुझे तो बर्दाश्त करना ही पड़ेगा, परंतु इस गुस्से की हालत में अपनी सास से कुछ मत कह बैठना, उन्हें तनिक सी भी बात बहुत बड़ी लगती है। कुसुम ने गुस्से में फिसफिसा कर कहा, मैं कोई जानवर हूँ कि अकल की अपेक्षा गुस्सा कहीं अधिक है? हाँ कुसुम, एक बात और, माँ नहाकर ही चली आई हैं, अभी तक कुछ पूजा पाठ नहीं किया है, पूछकर सबसे पहले उनका इंतज़ाम कर दो, मैं चला। जाओ, परंतु कहीं गप्प मत लड़ाते रह जाना। कुछ हंसकर वृंदावन ने कहा, नहीं, परंतु तबीयत होती है कि देर करके तुमसे कुछ झिड़कियाँ सुनूं। अगर कभी समय और के लिए तो उम्मीद दिखाओ तो हो सकता है कि आज मैं जल्दी ही लौट आऊं। खैर देखा जाएगा। यह कहकर कुसुम रसोई घर में जा रही थी कि वृंदावन ने एक ठंडी सांस लेते हुए अचानक नर्म स्वर में कहा, आश्चर्य, एक बार भी मुझे ऐसा नहीं लगा कि आज तुम मुझसे पहले पहल बात कर रही हो। लगता है जैसे युग युग से तुम मुझ पर इसी तरह शासन करती आ रही हो। ईश्वर के हाथ से बांधा ये बंधन कैसा विलक्षण है कुसुम। कुसुम खड़ी खड़ी सुनती रही, उसने कोई जवाब नहीं दिया। वृंदावन के चले जाने पर अपनी पिछली बातें याद कर सहसा कुसुम का सारा शरीर कांप गया। रसोई घर में जाकर स्थिर होकर बैठ गई। आज तक जिसे वो अपनी शिक्षा के अभिमान से एक अशिक्षित किसान समझती आ रही थी, आज बातचीत और व्यवहार से उसके बारे में एक नए आनंद और नई चाह से उत्सुक हो उठी। उपन्यास की शेष कहानी सुनिए अगले भाग में।